अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं आज की इस क्लास की तो बेसिकली तौर पे हम जो है आज के दिन भी कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। और ना सिर्फ हम कुछ नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि इसके साथ साथ हम नए टैलेंट से आपको जो है वो मिलवाएंगे भी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज जो है एक क्विज का भी अनाउंसमेंट करूंगा, क्विज भी दूंगा आप लोगों को एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हम बाद में जो है मैं क्विज आपके लिए जो है वो अपलोड करूंगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। और दूसरा ये कि आज आप लोगों का 5 MCQs पर मुश्तमिल एक टेस्ट भी है, ठीक है। सो वो भी आप लोगों ने जरूर देना है, ठीक है भाई। हम चाहते हैं कि आप लोगों की जो क्लासेस है ना, आप लोगों की इन क्लासेस को हम थोड़ा सा मजीद इंटरेस्टिंग बना दें। आप लोग जब MCQs के टेस्ट देते हो तो आप लोगों का इंटरेस्ट जो है ना बढ़ जाता है और आप लोगों को लगता है कि हम जो है जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करके देख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वो ठीक भी है या नहीं है, ठीक है। मतलब यानी हमने जो कुछ सीखा है क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है कि जो हमें चाहिए था या उसमें कुछ फर्क है अभी, ठीक है। सो आज जो है आपका छोटा मोटा सा एक क्विज भी होगा जो कि 5 MCQs पर मुश्तमिल है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम जो है आज के इस लेक्चर की बात करते हैं तो आज के लेक्चर के अंदर जो है कुछ खास बात है, ठीक है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं कि कुछ मज़े की चीज़ें जो है हम बेसिक तौर पे कर पाएँ, ठीक है। वो मज़े की चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो ख़ास बात हमारे लिए क्या है, वो मैं आज आपको जब आगे चलूँगा तो हम डिस्कस भी करेंगे। बेसिकली कल हमने जो है अपने कल तक के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 क्लोज कर दिया था। आज जो है मैं आप लोगों को चैप्टर 1 की एक्सरसाइज समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आज यहाँ पर जो है इस वक्त हमारे स्क्रीन के ऊपर एक महान किस्म के साइंटिस्ट मौजूद हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं आपके भाई वो कुछ एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज़ ईजाद करना चाह रहे हैं। सो क्या लगता है आप लोगों को एक चीज़ ईजाद हो पाएगी या हो जाएगी या नहीं होगी? इस हवाले से मुझे आपने ज़रूर बताना है, अपनी राय ज़रूर देनी है कि भाई क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो मिस्टर बीन साहब हैं ये अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना जो है वो कंप्लीट कर लेंगे या नहीं करेंगे। सर ये जो केमिकल कैलकुलेशंस के कोई टॉपिक नहीं है मेरी बुक में। ज़ारा एक तो ये कि आई थिंक मेरे ख्याल से आप फेडरल बोर्ड की होंगी क्योंकि 9th के जो पंजाब गवर्नमेंट की बुक है उसके अंदर ये टॉपिक मौजूद है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। सो अब जो है हम बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। और मैं चाहूँगा कि जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। सो इस वक्त जो है अच्छा भी कभी नहीं यार, देखो गानिया ऐसी तो मत कहो भाई। देखो इस वक्त इतनी मेहनत तो देखो इतनी क्यूरियोसिटी उस जो है मिस्टर बीन के अंदर, इतने क्यूरियसली तौर पे वो उस पूरे एक्विपमेंट को देख रहा है, ठीक है। और इतने मज़े से जो है वो करना चाह रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट तो करने दो भाई उसको। यस सर, बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ठीक है मिस्टर बीन। एग्जैक्टली देखो भाई कुछ ना कुछ तो बनेगा ना भाई, ठीक है सर। मैं बलूचिस्तान की हूँ, ज़रा बिल्कुल आप बलूचिस्तान से हैं तो इट मीन्स कि समहाउ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जो टॉपिक आपकी बुक में है वो आप मुझसे पढ़ लें, हमसे पढ़ लें, हमारे साथ पढ़ लें, ठीक है। जो टॉपिक आपकी बुक में नहीं है आप उसे छोड़ दें, ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी होगा तो आप मुझे वो बताएंगी, ठीक है, ताकि मैं जो है फिर आपके लिए एक्स्ट्रा जो है फिर वो कुछ टाइम देके आपको, ठीक है, उसमें मैसेंजर के थ्रू तो मैं आपको वो आइडिया कन्वे कर सकूं, आपको वो टॉपिक जो है वो क्लियर कर सकूं, ठीक हो गया। सो इस वक्त हम आगे चलते हैं और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं लेक्चर जो हम इस वक्त डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें हम एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। हम एक्सरसाइज की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है अपनी जो एक्सरसाइज हमारे पास है चैप्टर 1 की उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज का और कल का दिन बेसिकली तौर पे एक्सरसाइज पे लगाऊंगा और आप लोगों को जो है एक्सरसाइज समझाऊंगा, उसके क्वेश्चन जो है उनको एलेबोरेट करूंगा, ठीक है भाई। सो अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की तो आप जानते हैं जो पहला क्वेश्चन आपका है ना एक्सरसाइज का, ठीक है, वो है बेसिकली तौर पे MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको हम नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हम आज देखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करेंगे, यानी इनके पॉसिबल आंसर्स जो ठीक आंसर्स हैं उनको टिक भी करेंगे, ठीक है। सो आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, आप उस बुक को जो है क्या कहते हैं उस बुक के ऊपर जो पॉसिबल राइट ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। मैं जो आपको कह रहूंगा मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किए हुए राइट ऑप्शंस को, तो आपने वो जरूर देखना है, ठीक हो गया। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। किस स्केल पर जो है वो कंपाउंड्स बनाती है? देखो मैं आपको बताऊं,
जब हम किसी एक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर कोई अगर एक प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर हम कोई एक जो है मेथड अप्लाई करके कोई एक प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हम सिंपली ये बात कहते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे वो लार्जर स्केल पर होगा। वो क्या होगा? लार्जर स्केल पर होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियली तौर पर जो चीज हम बना रहे होते हैं, कोई प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, सो हम उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू कोई थोड़ी बहुत जो है वो चीज नहीं बना रहे होते, बल्कि उस बड़े स्केल के ऊपर लार्जर स्केल के हम कह लें कि ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ताकि हम उस प्रोडक्ट को अपनी कम्युनिटी के अंदर दे सकें और लोग जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकें अपनी लाइफ के अंदर। ठीक हो गया। सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ मेंशन किया हुआ है इन द लेबोरेटरी और इन माइक्रो स्केल का मतलब होता है कि छोटे स्केल पर थोड़ी मिकदार के अंदर, ठीक है, जो हम बनाते हैं। ठीक हो गया। और मेंशन किया हुआ है और इन इकोनॉमिक, ठीक है, स्केल, ठीक है। और सी ऑप्शन जो है वो है ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब क्या होता है कि हम जो है इतनी मैग्नीट्यूड के अंदर, इतनी अमाउंट में जो है इंडस्ट्रियली तौर पे कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे कि जिसको हम अपनी जो है सिंपली क्या कहते हैं ह्यूमन क्या कहते हैं जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, उसको पहुंचा सकें और जो लोग हैं, ठीक है, वो उसका डायरेक्टली तौर पे इस्तेमाल बेसिक तौर पे कर सकें अपनी लाइफ के अंदर। ठीक हो गया। सो लार्जर स्केल पर हम कोई चीज जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो सी है। सेकंड हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मींस। ठीक है। अब देखो हमने जो है इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर दो चीजें बेसिक तौर पे पढ़ी थी। एक हमारे पास जो था वो था मिक्सचर और एक हमारे पास था कंपाउंड। ठीक है। मिक्सचर हमने कहा था कि एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, यानी जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो आपस में फिजिकली तौर पे मिलेंगे। ठीक है। केमिकल इंटरेक्शन आपस में नहीं करेंगे, सिर्फ फिजिकली तौर पे जो है आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है। आपस में मिक्सअप होंगे। ठीक हो गया। ठीक है भाई, फिजिकली तौर पे आपस में कंबाइन होंगे, आपस में मिक्सअप होंगे। ठीक हो गया। सो मिक्सचर जो है हम कहते हैं कि फिर ये एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एनिमेशन भी आप लोगों को दिखाई थी जब मैंने मिक्सचर को एक्सप्लेन किया था। हमने ये बात समझी थी कि जब हमारे पास रेत होती है, अगर हम उस रेत के अंदर से लोहे के जो जरात हैं, ठीक है, उनको निकालना चाहते हैं, उनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास सैंड है, मैं उस सैंड के अंदर लोहे के जरात मिक्सअप कर दूं और उसके बाद मैं जो है क्या करूं, एक मैग्नेट के थ्रू उस मिक्सचर के अंदर से उसको जो है जस्ट डालूंगा, घुमाऊंगा। ठीक है। तो मैग्नेट के साथ सारे लोहे के जरात जो हैं वो स्टक कर जाएंगे, वो उससे साथ लग जाएंगे। ठीक है। और इस तरीके से सैंड और मैं जो लोहे के जरात हैं, आयरन पीसेस हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकता हूं बाय थ्रू ऑफ फिजिकल मीन विच इज मैग्नेटिज्म। ठीक है। मैग्नेटिज्म के थ्रू। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि अगर जो है मैं क्या करता हूं, एक पानी के अंदर जो है एक ग्लास में मेरे पास पानी मौजूद है, मैं उसके अंदर एक पत्थर ड्रॉप कर देता हूं, तो मैंने कहा था कि कभी भी पानी के अंदर जो पत्थर है वो डिसॉल्व नहीं होता, वो हल नहीं होता। हम अपने हाथ के जरिए से उस पत्थर को निकाल सकते हैं क्योंकि वो इमिसिबल है वाटर के अंदर। तो ये दो चीजें बेसिक तौर पे हमारे पास मिक्सचर हैं, हम फिजिकल मीन के थ्रू इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मिक्सचर बेसिक तौर पे वो चीज है कि जिसके थ्रू जो है जिसको जो है हम किसी भी फिजिकल मीन के थ्रू जो है निकाल सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, अकरिंग इन द ओशंस, ठीक है, इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर जो है उसका मेजर कंपोनेंट आपका ऑक्सीजन एटम है। ठीक है। सो अलीशा, मैं तो ठीक है, मी टू, यू मस्ट बी फ्रॉम फेडरल। ठीक है। अच्छा भाई, आप लोग देख लें, मैं जो इस वक्त जो है बेसिक तौर पे पढ़ा रहा हूँ वो पंजाब बुक की जो सिलेबस है उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। सो समहाउ डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आप जो है वेराइटी जो है मतलब डिफरेंट जो सूबे हैं, ठीक है, उनसे बिलोंग करते हैं, डिफरेंट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो समहाउ उसमें एमसीक्यूज के अंदर डिफरेंस आ सकता है। ऐसे ये बुक नहीं है भाई। कौन सी बुक नहीं है, आप जल्दी से बता दें सर। व्हाट इज अबंडेंस? अबंडेंस का मतलब होता है पाया जाना, मिकदार के अंदर, हाई क्वांटिटी के अंदर मौजूदगी। ठीक है। जिसको हम अबंडेंस कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो ऑक्सीजन जो है मिकदार में होता है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है। तो जो है कौन सा एलिमेंट जो है
वो सबसे ज्यादा हमारे पास जो है मौजूद है किस चीज के अंदर भी, ये जो हमारी जमीन है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है। तो ये भी बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सेकंड हमारे पास सॉरी ए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हमारे पास है द थर्ड अबंडेंट गैस, ठीक है, फाउंड इन अर्थ एटमोस्फेयर, ठीक है, इज आर्गन। आर्गन बेसिक तौर पे तीसरी मोस्ट अबंडेंट होती है। आपने जो है एक टेबल देखा था, उस टेबल के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो जो गैसेस हमारे एटमोस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं, एयर के अंदर मौजूद होती हैं, उनकी परसेंटेजेस मेंशन की हुई थी। तो आर्गन जो है उसकी थर्ड हाईएस्ट अबंडेंट, मतलब ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं परसेंटेज थी उस मिक्सचर के अंदर, उस जो हम कह लें कि जो एयर है उसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट वी हैव, ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन नॉट ट्राई एटॉमिक, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से है कि जो है हमारे पास 3 एटम पर मुश्तमिल नहीं है। तो वो हमारे पास बेसिक तौर पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 हाइड्रोजन 2 एटम पर मुश्तमिल है। वाटर की बात करें 3 एटम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 3 एटम, ऑक्सीजन ओजोन की बात करें तो भी 3 एटम पर मुश्तमिल है। H2 मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल है, इसलिए हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। इस तरीके से हमारे पास है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखो वाटर की हम बात कर रहे हैं तो वाटर क्या है, H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हमारे पास है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक मास जो है वो है 16, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 16 + 1 + 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो हमारे पास टोटल 18 बनता है। 18 AMU यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया, ये ठीक होगा, AMU में हम लिखेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अच्छा यहाँ लिखा हुआ है द मोलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है। देखो, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानते हैं कि जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, इन तमाम एटम्स जो हैं, ठीक है, इन तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जमा जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में जितने भी एटम्स मौजूद हैं तमाम के तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जमा कर लेंगे तो 98 बन जाएगा। सो 98 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हम कहते हैं करेक्ट, ये ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर 10th अगर हम जो है MCQ की बात करें तो हम कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट वन होगा। सो 32 इज द राइट ऑप्शन। बाकी तमाम जितने भी हैं वो राइट ऑप्शंस नहीं है, 32 जो है वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास जो है ये राइट ऑप्शन होगा इस हवाले से, ठीक हो गया। सो भाई अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं और 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों से बात कही हुई है कि जब भी हमारे पास गिवन मैस हो तो उस गिवन मैस के थ्रू जो है हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। गिवन मैस को ऊपर रखते हैं, मॉलिक्यूलर मैस को नीचे रखते हैं, गिवन मैस को मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने ग्राम यानी जो 8 ग्राम मुझे दिए गए थे कार्बन डाइऑक्साइड के, उसको 8 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया 44 के साथ, क्योंकि 44 हमारे पास क्या है, इट इज द मॉलिक्यूलर, ठीक है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल सही बेनिश, बिल्कुल आयशा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं इस वक्त आप लोग, ठीक है। और ये बेसिक तौर पे हमारे पास 0.18 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। Which one of the following pairs, ठीक है, has the same number of ions, इनमें से कौन सा पेयर है जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास सी ऑप्शन है, हाफ मोल्स ऑफ NaCl और 1/3 मोल्स ऑफ MgCl2, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे। यहां पर अगर आप देख लें तो यहां पर नंबर ऑफ आयंस जो है वो 2 हैं और यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस जो है वो 3 हैं, ठीक है। सो 3 को अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट 1 और यहां पर 2 हमारे पास आयंस बनेंगे। सो 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1, ठीक है। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ आयंस की तादाद सेम रहेगी, 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ N2, ठीक है। अब यहां पर हमने देखना है कि इसका, अच्छा यहां पर स्टेटमेंट मैं भूल गया पढ़ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम मैस। अब इसमें से कौन सा जो है पेयर ऐसा है कि जिसका मैस सेम है। अगर आप इस पे फोकस करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। सो 16 + 12 विल गिव अस 28, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं N2 की तो नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक मैस होता है क्या, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 14 और चूंकि 2 एटम है नाइट्रोजन के तो 14 + 14 विल गिव अस 28, तो दोनों का एटॉमिक मैस सेम है।
N2 का और CO का दोनों का जो है हमारे पास जो टोटल मैस है, मॉलिक्यूलर मैस, वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी। सो इसमें आपने कुछ पूछना है, यहाँ तक जितने भी हमने MCQs डिस्कस किए इसमें से किसी में भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है तो क्लियर कहेंगे ताकि हम फिर आगे चलें। और आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करवाने हैं। मेरे पास इस वक्त सॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं आप लोगों के लिए तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो शेयर कर दूंगा अपनी प्रोफाइल पर। आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो देख सकते हैं। मैं आपको जरूर दिखा सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई। सो क्लियर है, बिल्कुल 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 भाई, तमाम स्टूडेंट्स को जो है ये सब चीजें क्लियर हैं। सो अब हम चाहते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। इस वक्त फर्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये दो केमिस्ट्रीज आपने डिफाइन करनी है, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की भी हमने बात भी थोड़ी बहुत की थी, यहां पर फिर वो आ चुका है। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास होती क्या है। ठीक है। हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी हम कह सकते हैं सिंपली कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं तमाम मेथड्स को, तमाम प्रोसेसेस को, जिनको हम अप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियली तौर पे कमर्शियल स्केल के ऊपर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इस तरह के प्रोसेसेस को, इस तरह के ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, यानी इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इसका स्कोप क्या है, फर्टिलाइजर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे पास बेसिक तौर पे इसका स्कोप है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। सो हम कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे लिए क्या हो सकती है, हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके हवाले से हम कहते हैं कि भाई जो डील करती है सेपरेशन और एनालिसिस। ठीक है। किसी सैंपल की सेपरेशन और उसकी एनालिसिस, और उसमें हम कंपोनेंट क्या क्या मौजूद है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं कि हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप कहां पर है, फूड इंडस्ट्री के अंदर है, यानी फूड में, और वाटर के अंदर, यानी वाटर के अंदर क्या कुछ कंपोनेंट्स हैं, फूड में क्या कुछ कंपोनेंट्स हैं, क्या कोई ऐसा कंपोनेंट भी है कि जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को हम जब देखते हैं तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इस स्टडी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कह रहे होते हैं। सो इस क्वेश्चन की आपको समझ आई है। और फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर बुक पिंडी से चेंज है। चलें भी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपको जो चीज दिख रही है, जो चीज आपको लगता है कि आपसे रिलेवेंट है, जरूर आप समझें हमसे। शॉर्ट क्वेश्चंस अपने प्रोफाइल पर डिस्प्ले कर देंगे। नूर, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि 7 o'clock जो है तमाम के तमाम जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस, इवन इंक्लूडिंग MCQs, ठीक है, ये सारे के सारे अपनी जो मेरी प्रोफाइल है इस पर अपलोड कर दूं। ठीक है सर। सेपरेशन इज मेड, समझ नहीं है भी आयशा, आप क्वेश्चन थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। सर पेपर स्कीम वही है, एग्जैक्टली वही है ऑलमोस्ट। ठीक है सर। प्लीज़ मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस में डिफरेंस बता दें। तहजीब में आपको बताऊं कि मॉलिक्यूलर मैस रिलेटेड टू कोवेलेंट कंपाउंड होता है और फार्मूला मैस रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें हम कहते हैं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, उनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो उनके मैस को फार्मूला मैस कह रहे होते हैं। और चूंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके मैसेज को हम मॉलिक्यूलर मैस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी क्लियर है, क्लियर है। चलें भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। सो इसमें डिफरेंस हमने करना है। पहले हम ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन विच वी स्टडी द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। एंड देयर डेरिवेटिव्स, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इनका मेन स्कोप है जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करें, ठीक है, किनको, उस तरह के कंपाउंड्स को कि जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो और उनके डेरिवेटिव्स हों। ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स यानी इनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे हम कहते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम जो है स्टडी करते हैं तमाम एलिमेंट्स को सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के। इस तरह के हम जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें कि हम ग्लास और सेरेमिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, सेरेमिक भी आ जाती है। ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हमने स्कोप भी देखा। इस हवाले से आपने मुझसे कुछ डिस्कशन करनी हो, मुझसे कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे। सर आई एम न्यू, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है भाई,
देखो मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो है मुजम्मिल मुझे कह रहे हैं, ठीक है मुजम्मिल, मैं आपको बताऊं कि हमारे तमाम लेक्चर्स इस वक्त रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी मौजूद हैं। आप मेरे पिछले लेक्चर्स को जो है एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे तो मेरे ख्याल से तमाम आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि ये एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू हम एक एटम को लेते हुए उससे कंपेयर करते हुए बाकी एटम के एटॉमिक मैसेज को हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक हो गया। सर आप अपनी बुक शो कर दें। भाई मेरी बुक कौन सी शो कर दूं? भाई मेरी कौन सी बुक है? अच्छा भाई हम पंजाब बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। सो आई थिंक क्लियर है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर हम आगे चलेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि हमने आज बहुत कुछ करना है, ठीक है भाई। नो क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें इसकी बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन हमने बेसिक तौर पे बतानी है कि कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री बेसिक तौर पे मेडिसिन फील्ड में अप्लाई होती है, फूड साइंसेज में अप्लाई होती है, एग्रीकल्चर में अप्लाई होती है। किसका स्कोप वापस फिर से बोलेगा, मैं जरूर आपको जो है समझा दूंगा। सो मैं आपसे कह रहा था कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो हम अप्लाई करते हैं मेडिसिन फील्ड के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर, फूड साइंसेज के अंदर, और इसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया सर। सेकंड लास्ट समझ नहीं आ रही, सेकंड लास्ट समझ नहीं आई, कौन सी सेकंड लास्ट की समझ नहीं आई, जल्दी से आप बता दें ताकि मैं वो क्लियर कर सकूं भी। जल्दी से बता दें आप, ठीक है, ताकि हम भाग सकें, आगे दौड़ सकें भी, ठीक हो गया। सो अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो है होमोजीनस और हेट्रोजीनस में फ़र्क। सो ये बेसिक तौर पे हम इस वक्त डिस्कस करेंगे। होमोजीनस के बारे में हमने कहा था कि एक ऐसा मिक्सचर के जिसमें जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के, ठीक है, जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक फेज के अंदर, यानी एक ही स्टेट ऑफ मैटर के अंदर होंगे। इसे हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच वी हैव ऑल द कंपोनेंट्स इन सेम फिजिकल स्टेट, ठीक है, एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर जो हमारे पास होगा, ठीक है, यानी जो कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर मौजूद होंगे किसी मिक्सचर के अंदर, इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे एयर है, एयर के अंदर एक एयर बेसिक तौर पे मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, और तमाम के तमाम गैसेस की फिजिकल स्टेट गैस ही है, तो ये एक होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। गैसोलीन बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, गैसोलीन बेसिक तौर पे हमारे पास पेट्रोल कहलाता है, नहीं जो हमारे पास क्रूड पेट्रोलियम होता है ना, इसको हम गैसोलीन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है और तमाम का लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर ही होते हैं तमाम के, ठीक है, तो ये भी होमोजेनस कहलाएगा, ठीक हो गया। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या कहलाता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में हम बात करते हैं कि वो टाइप ऑफ मिक्सचर कि जिसके अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे, ठीक है, वो उनकी फिजिकल स्टेट सेम ना हो, वेरी करे, चेंज हो, ठीक है, इस तरह के हम कहते हैं कि मिक्सचर को हम कहते हैं ये हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। जैसे सॉइल है, जैसे रॉक है, ठीक है, इनका जो इनके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स जो है इनकी फिजिकल स्टेट्स वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है, सो इनको हम कहते हैं हमारे पास है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है जी। सर क्वेश्चन, अच्छा भाई सर प्लीज क्वेश्चन नंबर यानी एमसीक्यू नंबर 12 रिपीट कर दें, ठीक है भाई। सो यहां तक आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप मुझे क्वेश्चन मेंशन करके, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर क्लियर करूंगा। इस वक्त मैं चल रहा हूं एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12th एमसीक्यू था उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आया है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हाफ मोल NaCl। अब हाफ मोल NaCl का मतलब क्या होता है? देखो NaCl की अगर हम बात करें तो जब ये आयनाइज होता है तो एक Na+ आयन, एक Cl नेगेटिव आयन बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 2, ठीक है जी। सो 2 आयंस हुए, हाफ मोल है, तो अगर आप हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 निचले वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप बात करते हो MgCl2 की बात करते हो तो जब ये आयनाइज होगा तो टोटल नंबर ऑफ आयंस बनेंगे 3, ठीक है, 3 आयंस बनेंगे, ठीक हो गया। सो अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो विद 1/3 तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी 1 आएगा। सो दोनों के अंदर नंबर ऑफ आयंस की जो रेशियो है वो सेम रहेगी ऑलमोस्ट, ठीक है, नहीं आयंस जो बनेंगे ना 1/3 मोल्स और 1/2 मोल्स के लिए जो आयंस बनेंगे नंबर ऑफ आयंस वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैंने अभी जबरिया आपके लिए वही एक्सप्लेन किया था, जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है वही मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था, ठीक हो गया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस वक्त। सो आई थिंक अब जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है एमसीक्यूज का टेस्ट परफॉर्म कर लें। आई थिंक मेरे ख्याल से
अब हमें एमसीक्यू का टेस्ट जो है वो कर लेना चाहिए, फिर हम टाइम मिलेगा हम क्वेश्चन नंबर 5 में वापस आएंगे। पहले हम जो है आप लोगों का जो क्विज है आपका आज का जो 5 एमसीक्यू प्रमोशनल में चाहता हूँ कि मैं पहले वो ले लूँ और उसके बाद फिर मैं वापस आप लोगों की तरफ आऊँ और फिर जो है हम अपना जो है करेंगे टेस्ट टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली सैयद बिल्कुल सही पहचाने हैं सैयद ज़ैनब, ठीक है बिल्कुल हम टेस्ट टाइम की बात इस वक्त कर रहे हैं। टेस्ट आप लोगों का मैं इस वक्त स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आप लोगों के पास इस वक्त एमसीक्यूज डिस्प्ले हो चुके हैं, आप लोग इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है इनको सॉल्व करें। ये ऑलमोस्ट 3 मिनट्स के लिए आपको मैंने 5 एमसीक्यूज दिए हैं जो आपने जो है सॉल्व करने हैं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल हैं। आप इसे सॉल्व करें और जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे तो आपने जो है ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है और एमसीक्यू का रिजल्ट भी हमें जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सो ऑलमोस्ट आपके पास इस वक्त 2.5 मिनट बाकी रह चुके हैं। सो इस ड्यूरेशन के अंदर आपने जो है क्या करना है कि इस ड्यूरेशन के अंदर आपने अपने ये जो टेस्ट है, ठीक है इसको कंप्लीट करना है, इसको परफॉर्म करना है ताकि आपका जो रिजल्ट है वो हम तक पहुंच सके। टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ भाई, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग जो है या तो ये कि लेक्चर बहुत लेट स्टार्ट मतलब लेट ज्वाइन करते हैं, या फिर ये होता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करते। और इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या है, इस इंस्ट्रक्शंस हमारी ये हैं कि भाई आपने ड्यूरिंग द लेक्चर शफल नहीं करना, क्लास लीव नहीं करनी, ठीक है क्लास के अंदर रहना है, क्लास में टाइम से जो है क्लास को ज्वाइन करना है। ये तमाम हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो आप उनको फॉलो नहीं करते तो अल्टीमेटली आप लोगों तक वो टेस्ट नहीं पहुंच पाता। और दूसरा ये कि हमने कहा था आप लोगों से कि गूगल क्रोम का आप इस्तेमाल करेंगे, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हुए ही आप लोगों को जो टेस्ट है या जो एमसीक्यूज हैं वो विजिबल हो पाएंगे। सो इस वक्त ऑलमोस्ट 1 मिनट और 40 सेकेंड आपके पास हैं, इस दौरान आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली तौर पर ये जो टेस्ट है, ठीक है ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आज 5 में से जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स रखने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने होंगे, ये अभी हमने देखना है। सो ये कि जब आप एक दफा क्लास में आ जाएं तो क्लास को आपने लीव नहीं करना, ठीक है। जब आप क्लास से शफल करते हैं ना अपने आप को, ठीक है, तो ये होता है कि आपको फिर लेक्चर जो टेस्ट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। सो ये आपने लाजमी देखना है। सो ऑलमोस्ट अब टाइम जो है वो अप होने वाला है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 40 सेकेंड्स रिमेन है, जिसके बाद ये टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली तौर पे ये टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, सुमेरा, अलीसा, अली हमजा, ठीक है और कुमैल जो है, मैं इनको यही बात कह रहा था कि आपने या तो ये कि लेक्चर बहुत लेट ज्वाइन किया या फिर ये हो सकता है कि आप जो है क्लास के दौरान आपने क्लास को लीव किया जिसकी वजह से आपको टेस्ट नहीं मिल पाया। सो इस वक्त रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और मैं 5 आउट ऑफ 5 देख चुका हूँ। तो देखना ये कि किसका है ये, ठीक है 5 आउट ऑफ 5 किसके हैं ये हम देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई जो 5 आउट ऑफ 5 लेने वाला है वो तो बड़ा महान किस्म का स्टूडेंट है हमारा। और मैं आपको बताऊँ कि इंतहाई आसान किस्म के एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को दिए थे, कोई भी मुश्किल नहीं था उसके अंदर से, कोई भी एमसीक्यू एज सच उतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है बिल्कुल आसान से एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए रखे थे। अब देखना ये है कि आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि मुझे जो इस पर दिखा है वो सिर्फ एक बच्चा दिखा है 5 आउट ऑफ 5। अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनके मार्क्स जो हैं वो 5 से यानी 5 हैं, ठीक है 4 से अबव हैं। सो इस वक्त आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहे हैं और डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि मैं अब आप लोगों के जो टेस्ट के रिजल्ट हैं वो देखूं और इनमें देखूं कि 5 मार्क्स वाला कोई स्टूडेंट मुझे अगर मिल जाए तो। सो इस वक्त 5 वाला मुझे दिख नहीं रहा, हाँ मिल गया। इस वक्त जो है 5 वाला जो है वो इस वक्त मुझे एक ही जो है नज़र आया स्टूडेंट जो 5 वाला है और आई थिंक वो मिनाहिल है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 4 वालों की बरमान है, अच्छा मिनाहिल के ही एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ 5 मिनाहिल के हैं। और मिनाहिल जो है हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे और हमारी ब्राइट स्टूडेंट हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है कि जब एक स्टूडेंट जो है
वो फुल मार्क्स लेता है, क्योंकि फुल मार्क्स लेना भी जो है मतलब एक अपना ही समझ लें कि एक हुनर है, एक आर्ट है, ठीक है। आप किस तरीके से एक MCQ को समझ लेते हो और उस MCQ को समझने के बाद जो उसकी उस क्वेश्चन की डिमांड होती है उसको पूरा करते हो, ये बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है। सो मैं आपको ज़रूर जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा, और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी जिनके 4 मार्क्स हैं, इवन 3-4 मार्क्स वाले भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इवन 2-1 वाले भी हैं, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत और रिक्वायर है आप लोगों की कि भाई आप लोग करें कि ताकि आप लोग भी जो है उस वाले कह लें कि क्या कहते हैं लेवल पर आ पाए जिस तरीके से बराहिल जो है वो परफॉर्म कर रही है, ठीक हो गया। सो मैं चाहूँगा कि मैं अब आप लोगों को आज का टैलेंट दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 6 और आई थिंक 7 मैंने आप लोगों को डिस्प्ले करना था, और मैं आपको जब टाइम बचेगा तब करूँगा, नहीं तो हमारा कल का दिन भी एक्सरसाइज डिस्कशन है तो हम उसमें डिस्प्ले करेंगे, ठीक है भाई। इस वक्त आप लोगों के सामने जो आप लोगों को टेस्ट जो कहते हैं टैलेंट इस वक्त डिस्प्ले कर रहा हूं वो है अमन शौकत। आप लोगों की ही क्लास फेलो है। मैंने आज अमन को कहा भी था, आज इन्वाइट भी किया था कि आपने ज़रूर जो है वो आना है और जो है आज की क्लास जो है उसका हिस्सा बनना है, ठीक है, क्योंकि आज के दिन में आप लोग आपका जो है टैलेंट एक्सप्लोर करूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा, लोगों को डिस्प्ले करूंगा। सो अमन इस वक्त अगर यहाँ पर हैं सो ज़रूर जो है मुझे कहें कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और मैं देख रही हूँ अमन, ठीक है। आप सब भी देख सकते हैं अमन की जो है जो कहने की मेहनत है जो इस वक्त मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। अमन जो है बेसिक तौर पे जितने भी जो कार्ड्स होते हैं, चाहे वो ईद कार्ड हो या इस तरह से हैप्पी बर्थडे विश करना, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, तो इस तरह के कार्ड्स जो हैं वो बनाती हैं अपने हाथों से, जो है ये डेवलप करती हैं, ठीक है। तो ये एक उनका, और इसके अलावा रुमैज़ा सुहेल हैं सेकेंड ईयर की, ठीक है। उनकी अगर हम बात करें तो वो भी स्केच करती हैं, ठीक है। आप उनके स्केच देख भी रहे हैं इस वक्त आपके जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे स्केचेस वो डेवलप करती हैं, बट मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, इवन अमन से भी इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अमन जो है वो मेरे लिए भी जो है कुछ इस तरह का कोई कार्ड शार्ड बनाए, ठीक है। मैं भी चाहूँगा कि मेरे लिए कोई वो कार्ड बनाए, ठीक हो गया। सो इसके अलावा थर्ड आज मैंने 3 लोगों के जो है वो डिस्प्ले किए हैं, ठीक है। अच्छा अमन यहाँ पर हैं, आई थिंक अमन नहीं है, नहीं अमन नहीं, यहाँ पर अमन नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा फातिमा हसन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं जिनका मैं आज आप लोगों से टैलेंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वक्त जो है फातिमा हसन की अगर हम बात करते हैं तो उनके भी जो है आप देख रहे हैं कि जो है वो अपना टैलेंट डिस्प्ले करवा रही हैं, जब अपना टैलेंट शो कर रही हैं इन स्केचेस के थ्रू, जिस तरीके से अपने उन्होंने थॉट्स, अपने आइडियाज़ जो हैं वो क्लियरली तौर पे यहाँ पर विजिबल किए हैं, ठीक है, दिखाए हैं। बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट जिस तरीके से जो है अपने आइडियाज़ को पोर्ट्रे करता है अपने स्केचेस के साथ, ठीक है, अपने जो सोच है, ठीक है, उसको निखारता है और लेकर आता है सबके सामने, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है जी। सो ये भी जो है फातिमा भी जो है स्केचेस करती हैं, इनके भी मैंने जो है वो डिस्प्ले किए स्केचेस। आप भी अगर आप में से भी कोई टैलेंट रखता है सो वो भी अपना टैलेंट मुझे शेयर कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझे अपना टैलेंट शेयर कर चुके हैं, मैं उनके टैलेंट को 1 बाय 1 लेकर आऊँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 अब तक क्लासेस माशाल्लाह हो चुकी हैं, 10th भी स्टार्ट हो चुकी है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं और उनके जो टैलेंट वो मुझे सेंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो हर एक को मैं अपने स्पेसिफिक उनका जो टाइम होता है, ठीक है, उसके मुताबिक उसको जो है उसके टैलेंट को एक्सप्लोर करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। सो आपने जो है क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जो है ना अपने अंदर पेशेंस रखनी है, ठीक है, सब्र जो है वो अपने अंदर कायम रखना है। आपके टैलेंट को भी हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो डिस्प्ले कर देंगे, ठीक हो गया। और इसके बाद फिर अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट जो है रिमेन जो है वो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स रिमेन है, ठीक है। सो आप अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन करना तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, या अगर आप चाहते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा था, ठीक है, जो मैं इस वक्त आपसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, आप मुझे बता दें। एग्जैक्टली हाजरा, अगर आप जो है कोई टैलेंट शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझसे कर सकते हैं, टैलेंट पे कोई इशू नहीं है, मैं ज़रूर जो है आप लोगों का टैलेंट आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। सो क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सर मेरा टैलेंट आपने डिस्प्ले नहीं किया। देखो मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ। अच्छा आई थिंक हबीबर, आई थिंक मेरे ख्याल से आपका टैलेंट नहीं आया होगा, या मैं फिर भी इसको काउंटर चेक करूंगा। और जिन लोगों का भी टैलेंट इस वक्त मेरे पास है, ठीक है, मैं वो उसको 1 बाय 1 मैंने क्यू में लगाया हुआ है, ठीक है। सो अपने टाइम पर वो डिस्प्ले होगा, आप बेफिक्र रहें। और जिस दिन मैं आपका टैलेंट डिस्प्ले करूंगा उस दिन मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा कि भाई आज के दिन आपने आज की क्लास जरूर लेनी है, आज का आपका टैलेंट जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो आपने जो है ये नहीं सोचना कि मैं आपका टैलेंट डिस्प्ले नहीं कर रहा, हर एक का टैलेंट डिस्प्ले होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम पर, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे सेंड किए मैं अपने टैलेंट को। यस क्वेश्चन करा दें, चले भी क्वेश्चन करा दें, लाइबा कह रही हैं, ठीक है जी।
सो अब हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है जो हम इस वक्त डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो पीछे क्वेश्चन भी आया था तो उसी के बिनास्बत से यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन भी आ गया। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम। ठीक है, ये हमने बेसिक तौर पे इस पर करना है। द एवरेज मास ऑफ एन एटम, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, आइसोटोप इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ये थोड़ी सी क्या कहते हैं फॉर्मल किस्म की डेफिनेशन है जो कि बुक में आपकी मेंशन की हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं, थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं अपने वर्ड्स के अंदर, तो कैसे करेंगे भाई। हम कहते हैं कि बेसिक तौर पे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। हम जानते हैं कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको हम देख नहीं सकते। तो अगर इतना छोटा पार्टिकल हो तो उसके थ्रू यानी उसको डायरेक्टली तौर पे उसका मास किसी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करना हमारे लिए मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है जी। सो फिर हम कैसे निकालते हैं किसी एक एटम के मास को। हम इस तरीके से किसी एक एटम के मास को निकालते हैं कि हम जो है उस एटम को यानी किसी एक एटम को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे कार्बन को हमने एज अ स्टैंडर्ड माना था, ठीक है, और उस कार्बन के साथ कंपेयर करते बाकी एटम्स को हमने क्या किया था, उसके मैसेज को देखा था कि कोई एक एटम जो है कार्बन के 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स हैवियर है, कितना टाइम्स लाइटर है। ठीक है, तो उसकी बेस पर हमने कहा था कि उसका मैस ये होगा। ठीक है, सो रिलेटिव एटॉमिक मैस ये बेसिक तौर पे है। और हम जानते हैं कि चूंकि एटम का मैस बहुत थोड़ा होता है, ठीक है, तो उसके मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि है एटॉमिक मैस यूनिट, AMU। ठीक हो गया। सो 1 AMU इक्वल होता है, यानी इक्वल है किसके ग्राम्स में कितनी वैल्यू के इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। ठीक है, सो इंपेरिकल फार्मूला के बारे में हमने कहा था कि वो फार्मूला, ठीक है, कि जो किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनमें सिंपलेस्ट होल रेशो को शो करता हो, इस तरह के फार्मूला को हम कहते हैं हमारे पास है इंपेरिकल फार्मूला। ठीक हो गया। जैसे कि बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला CH है, ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 7 जो है मैं कल आप लोगों के लिए डिस्प्ले करूंगा, कल आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें। जी जरूर बताएं मेहरीन, आप क्या पूछना चाह रही हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 समझा दें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं समझ आई भी, क्या प्रॉब्लम आई है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री की जस्ट एप्लीकेशन थी कि आपने बताना था कि कहाँ कहाँ बायोकेमिस्ट्री के जो है नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। सो हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको भी, मेडिसिन, फूड साइंसेज के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो सिंपल था, बिल्कुल डायरेक्ट था। क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई, नहीं तो हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे और फिर कल आपसे जो है मुलाकात करेंगे। आपने सर असर किया हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखो मैंने सिर्फ आपको जो क्या कहते हैं चैप्टर का जो हिस्सा थे ना, एग्जाम्पल के तौर पे चैप्टर का हिस्सा थे, मैंने सिर्फ वो करवाए, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी इसलिए करवाए क्योंकि वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एज MCQ पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को करवाए थे। ठीक है भी। सो क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपसे कल मुलाकात होगी। कल आपने जो है जरूर इस टाइम पे क्लास को ज्वाइन करना है और इस तरह के इंटरेस्टिंग जो है आपके लिए कॉन्सेप्ट भी मैं लाता रहूंगा, आप लोगों के लिए एनिमेशन और वीडियोस भी लाता रहूंगा ताकि आप लोग जो है थोड़ा बहुत इंटरटेन भी हो। ठीक है, बाकी आज की जितनी भी स्लाइड्स थी वो सारी की सारी मैं अपलोड कर दूंगा। ऑलमोस्ट 7 o'clock या 7:30 o'clock तक मैं सारी की सारी स्लाइड्स को मैं अपलोड कर दूंगा ताकि वो स्टूडेंट्स के जो साथ साथ नहीं लिख पाए, क्योंकि नहीं लिख पाए होंगे, जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो उनके पास एज अ नोट्स की सूरत में आ जाए। ठीक है जी। सो आपको जो है मैं स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो अब आपसे कल मुलाकात होती है। आज आपने जो कुछ पढ़ा उसको आपने रिवाइज करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कल के लेक्चर में भी और इवन के मैसेंजर के थ्रू भी। ठीक है, सो अपना ख्याल रखें और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।